मेरी देवरानी शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए मुझे अपनी देवरानी से जलन होने लगी थी, क्योंकि मैं तो एक बांस थी और मेरी सास मुझे हर रोज ताने देती थी और कहती थी जल्दी ही तुझे तेरे पति से डिवोर्स दिलवा दूंगी। मगर मैं उस दिन बहुत हैरान थी जिस रात मेरी देवरानी मेरे पैरों में गिरकर कहने लगी, देख लेना दीदी, जिस दिन मैं बच्चे को जन्म दूंगी उसी दिन सब मुझे घर से धक्के मार कर निकाल देंगे, मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैं उसकी बातों से बहुत हैरान थी कि वह ऐसा क्यों बोल रही है। जिस दिन मेरी देवरानी का डिलीवरी का दिन आया, वह मुझे अपने साथ अंदर ले गई और बच्चा मुझे देते हुए बोली, तुम इसे यहाँ से लेकर भाग जाओ। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं बांस थी और मैं फौरन वहाँ से भाग गई और जैसे ही मैंने उसे दूध पिलाने के लिए उस बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह बच्चा नहीं। जिंदगी हर इंसान का इम्तिहान लेती है, पर मेरी जिंदगी में न जाने क्यों इम्तिहान आए। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और मैं अपने ससुराल में राज करूंगी। यह सोच मेरे दिल में इसलिए आई क्योंकि मैं बहुत सुंदर थी और हर देखने वाला मुझे देखते ही रह जाता। लेकिन शादी के बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया, जिससे मुझे कोई खुशी नहीं। मेरी ननद मेरी खूबसूरती से बहुत जलती थी। इसका पता मुझे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गया, जब मैं सुबह नहा धोकर अपने कमरे से बाहर निकली ताकि मैं पूजा पाठ करके अपने पति का नाश्ता बना सकूं। पर मुझे यह पता नहीं था कि मेरे बाहर जाने के बाद मेरी ननद मेरे कमरे में घुस जाएगी और जब मैं कमरे में वापस आई तो मेरा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैं हैरान थी और मैं अपनी ननद से बोली, नैना यह क्या कर रही हो? पर उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई और चिढ़ते हुए बोली, भाभी मैं वह क्रीम ढूंढ रही हूँ जिससे आपका रंग कितना सफ़ेद हो गया है। मैं बोली, नैना यह क्या बचपना है, तुम मुझसे भी पूछ सकती थी और मैं कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ, मेरा रंग ही ऐसा है। नैना मुझे घूर कर कमरे से बाहर निकल गई और जब मेरा पति हरीश कमरे में आया तो मैंने उससे अपनी ननद की शिकायत की तो वह मुझसे कहने लगा, मेरी बड़ी बहन बहुत जिद्दी है, उसके दिल में जो आता है वह करती है। और हरीश मुझसे कहने लगा, गीता अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो। मेरे पति की इस बात से मैंने अपनी जुबान बंद कर ली थी। अगले ही दिन मेरी ननद ने मेरे सारे काले सूट ले लिए थे और कहने लगी, भाभी आप इस घर में यह काले रंग के सूट नहीं पहन सकती, क्योंकि काले रंग में आप बहुत सुंदर लगती है और आपके सामने मेरा रंग काली स्याही की तरह लगता है। मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो गई थी, न जाने वह क्यों अपनी और मेरी बराबरी करती थी। मैंने फिर से उसकी शिकायत अपने पति से करी तो वह कहने लगा, जैसा नैना कहती है वैसा करो। मेरे मन में यह सवाल उथल पुथल कर रहा था कि मेरी शादी मेरे पति से हुई है या नैना से, पर मेरे अपने पति से यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही करते करते मेरी शादी को 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों में मेरे पति ने कभी भी मुझसे ढंग से बात नहीं करी। वह मुझे अपनी कामवाली समझते थे, वह मुझे बस अपने कामों के लिए बोलते थे और मैं चुप रहकर उनके सारे काम कर देती थी और मन ही मन यह सोचती थी कि क्या यह शादी ऐसी होती है। यह परेशानी कम ही थी कि एक और परेशानी मेरे सर पर मंडराने लगी कि एक दिन मेरी सास ने पूछ लिया, बहू कोई खुशखबरी है क्या? मैं बोली, नहीं माँ जी, अभी इतनी भी क्या जल्दी है। तो बोली, तुम गजब की बात करती हो बहू, मेरी बहन की बहू तो शादी के पहले महीने में ही गर्भवती हो गई थी। एक तुम हो कि 3 महीने इस घर में बिताने के बाद भी सोनी गोद लिए बैठी हो। मेरी सास की इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था और मैं सोचने लगी कि इनको तो भगवान से भी डर नहीं है। और मेरी सास और ननद रोज सुबह शाम मुझे ताने देने लगी। ऐसे करते करते समय कब बीत गया और मेरी शादी को 1 साल हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दे पाई थी। पर मेरे पति को मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मुझे बच्चा हो ना हो ठीक था और ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर इसका हर मेरी सास ने
पहले ही सोच रखा था। वह कहने लगी, जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा। एक दिन मैंने रोते हुए अपने पति से अपनी सास की कही बात बोली कि वह बोल रही है कि मुझे आपसे तलाक दिला देंगी। तो मेरे पति कहने लगे, मैंने अपनी माँ के कहने पर ही तुमसे शादी करी थी और अगर वह चाहेंगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, पर मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। आजकल मेरी सास अपने छोटे बेटे मनीष के लिए बहू ढूंढने में व्यस्त थी, पर फिर भी वह रोज मुझे ताने देती रहती थी और कहती थी कहीं मेरी छोटी बहू भी इसी की तरह बांझ ना आ जाए। उनकी यह बातें मुझे बहुत चुभती थी और मैं सोचने लगी, क्या मैं सच में बांझ हूँ? फिर मैंने एक दिन सोचा कि मुझे अपना किसी डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने पति से बात करी तो उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मेरे पास तुम्हारे इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। और वो कहने लगे, बांझ औरत का जितना चाहे इलाज करवा दो, पर वह कभी माँ नहीं बन सकती। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी और जिसकी वजह से मैं बीमार रहने लगी। जल्दी ही मेरी सास को मेरे देवर मनीष के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई। मैंने सोचा देवरानी के आने के बाद मेरी सास का व्यवहार बदल जाएगा, इसलिए मैं भी शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी और घर के कामकाज करने लगी। जल्दी ही मेरी देवरानी सीमा हमारे घर आ गई। मैंने सोचा अपनी देवरानी से दोस्ती कर लूँगी, पर यह ना हो सका। मेरी देवरानी सीमा बहुत पढ़ी लिखी थी और वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। मैं ही उससे बात करने की कोशिश करा करती, पर वह कोई जवाब नहीं देती थी। मेरी ननद नैना भी उससे अच्छे से पेश आती और उसने सीमा के लिए कोई रोक टोक भी नहीं लगाई। अभी सीमा की शादी को 1.5 महीना ही हुआ था कि सीमा उल्टियाँ करने लगी। उसे उल्टियाँ करते देख मैं अंदर से घबरा गई कि कहीं वह मुझसे पहले प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा क्या होगा। मेरी यह बात सच साबित हो गई। मेरी देवरानी सीमा सच में प्रेग्नेंट थी। अब तो मेरी सास का मुझे बांझ होने का ताना देना रोज का काम हो गया था और मेरी ननद भी मुझे ताना देने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी ननद यह भी नहीं सोचती थी कि कहीं आगे जाकर उसके साथ भी ऐसा ना हो, जिसकी वजह से मैं रोते रोते अपने कमरे में आ गई। शाम का समय था। मैं अपने कमरे में लेटी थी, तभी मेरी देवरानी सीमा मेरे कमरे में आई और बोली, दीदी क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? मैं बोली, हाँ क्यों नहीं सीमा। आज वह पहली बार मेरे कमरे में आई थी और वह बोली, दीदी जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ सबने घर वालों का आपको परेशान करना बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। अंदर बाहर देखा और धीरे से बोली कि दीदी जिस प्रेग्नेंट होने की बात से आज यह लोग इतना खुश हो रहे हैं, जिस दिन मुझे बच्चा हो जाएगा उस दिन यही लोग मुझे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। मैं उसे बोली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? भगवान ना करे कभी ऐसा हो। और वह यह कहकर मुस्कुराकर चुपके से कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेरे पति हरीश कमरे में आए और वह परेशान से कमरे में इधर उधर टहलने लगे। मैंने ही उनसे पूछ लिया कि कुछ बात है तो बताइए। तो वह कहने लगे, अभी मनीष की पत्नी यहाँ कमरे में आकर तुमसे क्या बात कर रही थी। मैंने आज से पहले उन्हें कभी अपनी बातों में इतनी दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। मैं बोली, वह मुझसे अपनी प्रेगनेंसी की बातें कर रही थी, जिसे सुनकर हरीश का चेहरा पीला पड़ गया था और वह मुझसे फिर पूछने लगे कि क्या बात कर रही थी। तो मैंने भी बोल दिया, यह हम औरतों की बात है, आप आदमी लोग इनसे दूर रहो। और मैं यह कहते हुए बाहर की तरफ चली गई। बाहर जाते जाते सोचने लगी कि आज हरीश मेरी बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं और मुझे अपनी देवरानी की बात भी अजीब लगी। मुझे इन बातों के बीच किसी राज के होने की संभावना होने लगी। बाहर आकर देखा तो मेरी सास मेरी देवरानी सीमा को खूब लाड प्यार कर रही है और मेरा देवर मनीष मेरी देवरानी के लिए फल और खाने पीने का सामान ला रहा है और वह अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत खुश था। मुझे देखते ही मेरी सास ने फिर मुझे बांझ होने का ताना मारा और मैं यह सोचते सोचते कि भगवान मुझे क्यों यह खुशी नहीं दे रहा, किचन में गई और हरीश भी मेरे पीछे पीछे किचन में आकर बोले
क्या सोच रही हो? मैं बोली कि मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाकर खुद को दिखा लूँ। अब मैं आपसे अपने को दिखाने को नहीं कहूँगी। वह हंसते हुए बोले, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ कि सीमा की प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो तुम बांझ ही हो। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत रोना आ रहा था, पर अब मैं रोती नहीं थी। इतने में मेरी देवरानी सीमा रसोई में आकर बोली, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। आजकल मेरी सास सीमा को कुछ काम नहीं करने देती थी और उसे खाना भी खुद बनाकर देती थी। सीमा नाश्ता करते हुए बोली, दीदी आपके मायके वाले कहाँ हैं? वह आपको मिलने क्यों नहीं आते? उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भी भीग आई। मैं बोली, सीमा मेरे मायके में अब कोई नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मर गए थे और मेरा कोई भाई भी नहीं था। 2 बहनें थी, उनकी भी शादी हो गई है और मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही माँ चल बसी। मुझसे मिलने कोई भी नहीं आता, इसलिए अब मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। शुक्र है सीमा तुम प्रेग्नेंट हो, नहीं तो तुम्हें भी यह सब झेलना पड़ता। वह बोली, दीदी जल्दी ही यह लोग मेरे साथ भी वही सलूक करेंगे जो तुम्हारे साथ करते हैं। मैं उसे बार बार पूछती रही कि ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ, पर वह मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, बस मुझसे माफ़ी ही मांगती रहती थी। जल्दी ही सीमा की डिलीवरी के दिन नज़दीक आने लगे और वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। एक सुबह के समय सीमा के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने कमरे में अंदर से कुंडी लगाई थी और वह चीख रही थी। उसे सुनकर मेरी सास बोली, चलो बहू तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। तो वो कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूँगी। तो मेरी सास बोली, ये कैसा बचपना है बहू, मैं किसी दाई को बुला लाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस नादानी के कारण हम अपने घर के वारिस को खो दे। तो सीमा बोली, नहीं माँ जी, बस गीता दीदी को मेरी मदद के लिए अंदर भेज दो। उसके कहने पर मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सीमा की मदद करूँगी। मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी देवरानी सीमा कंबल में बच्चे को लपेटे रो रही थी और उसने बहुत अच्छा मुझे देखकर बोला कि दीदी आप इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। मैं उससे बोली, तुम पागल हो गई हो क्या, मैं कहाँ जाऊँगी? तो उसने मुझे एक कागज़ में पता लिखकर दिया। मैं उस बच्चे को लेकर उस पते पर पहुँच गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया और बोला, आप सीमा की जेठानी हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वह आदमी मुझे अपने साथ अंदर ले गया। अंदर जाकर देखा तो सीमा की मम्मी, भाई बहन और पापा सब थे। तो सीमा की मम्मी ने मुझसे पूछा, तुम्हारी गोद में यह क्या है? तो मैं बोली, यह सीमा का बच्चा है। तो वह सब बहुत खुश हो गए। जैसे ही सीमा की मम्मी ने कंबल हटाया तो हम सब दंग रह गए। तो सीमा की मम्मी कहने लगी कि बेटा तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने बोला, आंटी मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, बल्कि सीमा ने मुझसे झूठ कहा था। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कुछ बात होगी। मैंने फिर से उस कंबल के अंदर देखा तो उसमें मेरे पति की रिपोर्ट थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे पति कभी बाप नहीं बन सकते और साथ में यह भी था कि मेरा देवर भी कभी बाप नहीं बन सकता। उसे पढ़कर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि आज तक मेरी सास और मेरे पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता आए हैं और मुझे बांझ बोलता आए हैं। असल में तो मैं नहीं हूँ बांझ। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह चाहते तो मुझे सच्चाई बता सकते थे, मैं तब भी उनका साथ देती और हम बच्चा गोद ले लेते। अब मुझे समझ आया सीमा ऐसा क्यों कहती थी कि जिस दिन मुझे बच्चा होगा उस दिन यह लोग मुझे धक्का मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अब अंकल को बहुत गुस्सा आ गया कि उनकी बेटी सीमा के साथ ऐसे धोखा हुआ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और मेरे ससुराल को हम सब लोग चले गए। वहां जाकर देखा तो मेरी सास और सब लोग मिलकर सीमा को मार रहे थे। इतने में पुलिस ने उन सबको अरेस्ट कर लिया। मैंने आगे बढ़कर अपने पति को एक थप्पड़ लगाया और कहा कि मुझे अभी के अभी तलाक दो। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया, पर मेरा देवर सीमा को तलाक देने के लिए राजी नहीं हुआ। वह कहने लगा कि सीमा ने मुझे 9 महीनों से धोखे में रखा है,
मैं उसे इसका सबक सिखाऊंगा। पर जल्दी ही पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट कर ले गई। सीमा ने अपने पति पर तलाक का मुकदमा दर्ज कर दिया और जल्दी ही उसका भी तलाक हो गया और अंकल जी मुझे बेटी मानकर अपने घर ले गए। उन्होंने किसी अच्छे घर में रिश्ता देखकर हम दोनों की शादी करवा दी। आज हम दोनों के ही बच्चे हैं और हम अपने घर में बहुत खुश हैं। सीमा की समझदारी से मेरे जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई।